नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ज्यादा होने लगा है। बहुत सारे रेडीमेड चीजें मिल जाती हैं। लोग उनकी अंधाधुंध कॉपी करते हैं और इस तरीके से एक बार फिर एक इतिहास दोहराने के कगार पर आ गया है। और ये इतिहास कुछ और नहीं है बल्कि झारखंड बिहार होने वाला है। यानी झारखंड में भी रबड़ी देवी इंतजार कर रही हैं मुख्यमंत्री होने का। इससे पहले कि हम लोग विस्तार से इसमें बात करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर करें। आपको मालूम होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे नेता हैं जिन पर अनगिनत केसेस हैं। उसमें से कुछ केस ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर प्रकृति के हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा केस जो था वह ये था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए और संबंधित विभाग का चार्ज रखते हुए अपने ही नाम एक खनन का पट्टा आवंटित कर लिया था, जो बहुत ही गंभीर मामला है। और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार और जो शपथ ग्रहण होती है मुख्यमंत्री की, जो ऑफिशियल सेक्रेसी होती है, और आप कह सकते हैं एबव ऑल जो नैतिकता का पैमाना है, जो नैतिकता के मापदंड हैं, उनमें किसी भी मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करना अनुचित नहीं होता है कि वह कम से कम खुद को कोई आवंटन, कोई डिस्क्रिशनरी पावर, कोई अनुदान, कोई सैंक्शन करने वाली चीज ना करे। बहुत से लोग करते हैं। वो फेक नेम में करते हैं, घर परिवार वालों के नाम में करते हैं, मित्रों के नाम में करते हैं। और अगर अपने नाम भी करना होता है तो ऐसे समय करवाते हैं जब कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता है। और कम से कम ये ध्यान रखते हैं कि कागजी खाना पूर्ति पूरी हो जाए, कागज का पेट पूरा हो जाए और कोई भी अंगुली ना उठा सके कि भाई मुख्यमंत्री के नाम भी आवंटन हुआ है। तो एक जो खनन का आवंटन हुआ था वो हेमंत सोरेन की फर्म के नाम हुआ, उनको हुआ। और उस विभाग के मंत्री भी हुए थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। आप में बहुत से लोगों को याद होगा कि मामला बहुत उछला था। गवर्नर ने इसको रिफर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और वहां पर कानूनी सलाह ली गई और ये पाया गया कि ये अनैतिक कार्य है और इसमें मुख्यमंत्री की विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन ये निर्णय राज्यपाल को लेना है। तो उस समय झारखंड में बड़ा पेशोपेश की स्थिति आ गई, बहुत सस्पेंस क्रिएट हो गया। सब लोग बेसब्री से राज्यपाल का इंतजार कर रहे थे, जो कहीं दूसरी जगह थे या दिल्ली आए हुए थे। लेकिन जब वो लौट कर गए तो जैसे कि भारत में इस समय मीडिया का क्रम चलता है, एयरपोर्ट से लेके राजभवन तक लोग उनको घेरे रहे, पल पल की खबरें लेते रहे। लेकिन अब हुआ कि तब हुआ ऐसा लग रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन का कुछ नहीं बिगड़ा। और शायद राज्यपाल क्या, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि लोग अंगुली ना उठा पाए। इसलिए पता नहीं, ये मोदी सरकार की अच्छी बात भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। लेकिन हम लोग उसे अपनी भाषा में कहते हैं कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे। इतने दिन की मेहनत, तमाम रिपोर्टिंग, सब कुछ बेकार चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चोर चोरी करता है तो कोई ना कोई उसके प्रमाण छूट जाते हैं, कोई साक्ष्य रह जाते हैं। और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में कोई कितनी भी साफगोई से चोरी भी करे तो पैसा कहाँ ले जाएगा? सोने के रूप में रखेगा, करेंसी के रूप में रखेगा, बैंक लॉकर में नोट रखेगा, घर में बोरों में बंद करके रखेगा। कम से कम बैंक खातों में तो नहीं जमा कर सकता। और आपने देखा होगा कि जो बोरों में बंद करके रखते हैं, घर में लॉकर बनाते हैं, उनकी भी तमाम खुफिया रिपोर्टिंग हो जाती है और घर में छापा पड़ता है, सारी चीज उजागर हो जाती है और उनकी भद्दी पिट जाती है। अल्टीमेटली वो कानून के दायरे में आ जाते हैं और पोजीशन ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए काफी लोग भारत की जो राजनीति में हैं, जो इस तरह से काम करते हैं,
वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करें और कैसे अपने पैसे, भारत के पैसे को विदेश में ले जाएं और वहां पर रखें। और झारखंड जैसा राज्य जो बना ही इस आधार पर था कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, गरीब है, अपने विकास की पूरी संभावनाएं लेते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए झारखंड का निर्माण हुआ था। लेकिन आपको याद होगा मधु कोड़ा, जो एकमात्र एमएलए थे अपनी पार्टी के, या आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एमएलए थे, मुख्यमंत्री भी हुए, हजारों करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा, जेल में है, और वो पैसा भारत से बाहर भी जाने का आरोप है उन पर, चला भी गया। तो इस तरह के कारनामे होते रहते हैं। अब हेमंत सोरेन पर ईडी ने दबाव बना दिया है। ईडी ने पहले उनको एक सम्मन दिया था, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना तो उनके सामने पेश हुए। दूसरा सम्मन आया, न जवाब दिया, न उनके सामने पेश हुए। तीसरा सम्मन आया, चौथा सम्मन आया, इस तरीके से 7 सम्मन उनके पास आ चुके हैं। अब 7 सम्मन अगर ईडी दे दे और इसके बाद भी जिसको सम्मन दिया जाए वो उपस्थित ना हो, तो इससे ईडी की जो सीरियसनेस है वो कम हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा भी कम होती है। सरकार का जो धाक है, सरकार का जो जिसे कहते हैं इकबाल है, वो भी प्रभावित होता है कि सरकार कैसे काम करती है। और इस तरीके की चीजों से जो लिथार्जीनेस है, अनिच्छा है, उससे सरकार पर आरोप जरूर लगता है कि झूठ मूठ में ईडी पीछे लगा दी जाती है। लेकिन ईडी 7 सम्मन दे चुकी है और समझा जाता है कि अब ईडी किसी भी समय एक नोटिस देके उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इतने नोटिस देने के बाद में ना तो वो टर्न अप हुए, ना ही स्टेटमेंट दिए, ना ही कोई कारण बताया। तो इसकी खबर हेमंत सोरेन को लग चुकी है और हेमंत सोरेन इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मुख्यमंत्री तो वो नहीं रहेंगे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री पार्टी का हो। ये सारे पारिवारिक दल हैं। शिबू सोरेन जी को आप जानते होंगे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था कि जेएमएम ने रिश्वत ली है, और जेएमएम ने उस समय भी बताया था कि नहीं, हमको चंदा मिला है। और जब ईडी ने कहा था कि चंदे की रसीदें आप दिखाइए, ईडी ने, सीबीआई ने, तो चंदे की रसीदें भी उन्होंने छपवा ली, और उन रसीदों के आधे जो पन्ने होते हैं वो दे दिए सीबीआई को। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि जो बेईमानी करने वाले, इस तरह के काम कारनामे करने वाले लोग हैं, उनकी सतर्कता का अंदाजा भी देखिए कि जिसने, प्रेस ने वो उनकी रिसीट की बुकलेट छापी, उसमें न केवल प्रेस का नाम लिख दिया बल्कि तारीख भी डाल दी कि कब की छपी हुई है। तो वो मामला पकड़ गया कि पैसा पहले मिला था और वो बुकलेट बाद में छपी, उसमें डेट पहले की डाली गई थी। इस तरह के कारनामे हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि झूठ के पैर नहीं होते। वो मामला भी पकड़ा गया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग विषय है। लेकिन हेमंत सोरेन उस कारगुजारी में लगे हैं कि कैसे उनकी कुर्सी बचे, और अगर कुर्सी नहीं बचे तो कुर्सी उनके पास रहे। इसलिए उन्होंने अपने एक विधायक हैं सरफराज अहमद, उनसे त्यागपत्र दिलवा दिया है। और ये अंदर खाने की खबर यह है कि उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है वह वहां से चुनाव लड़ेंगी, कि पहले से तैयारी की जा रही है। अब आप देखिए, सामान्यतः होता यह है कि अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती तो आनंद फानन में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तो मुख्यमंत्री बन जाती है, इसके बाद भी ये सारा काम हो सकता था। तो पहले से काम ये क्यों किया जा रहा है? तो हो सकता है ये एक सेफ गार्ड डेवलप किया हो हेमंत सोरेन ने लोगों के कहने पर, या प्लान बी तैयार किया हो कि अगर गिरफ्तार नहीं होते तो कोई बात नहीं, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो ये करेंगे। और इस बीच में अगर टाइम लग जाता है ईडी को, जैसा कि टाइम लगता जा रहा है, तो कल्पना सोरेन वहां से चुनकर भी आ जाएंगी और फिर एकदम से तैयार हो जाएंगी टेक ऑफ करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो इस तरीके से जो कल्पना सोरेन है वो झारखंड में वही भूमिका निभाएंगी जो लालू यादव के लिए रबड़ी देवी ने निभाई थी। यानी कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की रबड़ी होंगी और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। आप कहेंगे कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो एक समुदाय की राजनीति करता है, आदिवासियों की राजनीति करता समझा जाता है, उसके पास विधायकों की कमी है कि और कोई विधायक मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है? तो ऐसी बात नहीं है। उनके पास ना तो विधायकों की कमी है और ना ही
मुख्यमंत्री के चेहरों की कमी है। खुद उनके जो भाई हैं बसंत सोरेन, वो भी एक दावेदार हो सकते हैं। बसंत सोरेन की पत्नी है, वो भी एमएलए हैं, दोनों ही सिटिंग एमएलए हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, वो पार्टी के दावेदार भी हैं। लेकिन जो शिबू सोरेन थे, उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है वो हेमंत सोरेन को डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए बसंत सोरेन की नहीं चली। जैसा कि आपने बिहार में देखा होगा कि लालू यादव ने अपना जो उत्तराधिकारी है तेजस्वी यादव को बना दिया, तो उनके तेज प्रताप यादव हैं वो मुंह ताकते रह गए। पिछली बार बहुत मनमुटाव हुआ दोनों भाइयों के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली बात सेटल हो गई और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए और इसके बाद में भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे जाते हैं। और यही स्थिति झारखंड में आने वाली है। लेकिन जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। जिन लोगों को याद होगा कि रबड़ी देवी के शासनकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की कितनी दुर्गत हुई थी। वैसे तो दुर्गत लालू और रबड़ी दोनों के कार्यकाल में हुई और अभी भी हो रही है, शायद बिहार का दुर्भाग्य ही है। और झारखंड बिहार से ही टूटकर बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत गिरह दशा झारखंड की भी खराब है। नेचुरल रिसोर्सेज से इतना रिच होते हुए भी उसकी स्थिति में कोई बहुत सुधार नहीं हो पाया है। जो भी है सब लूटने का काम करते हैं। मधु कोड़ा ने लूटा और इसके बाद अभी भी उसमें कोई कमी आई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो जो भी हो, बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो झारखंड है वो रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है और उस तैयारी में ही सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है, जहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद हो सकता है मुख्यमंत्री भी हो जाए। तो ये है संभावना। आप जानते होंगे कि हेमंत सोरेन ऐसे हैं, ना तो आदिवासियों के पूरी तरीके से कहे जा सकते हैं, ना ही हिंदुओं के पूरी तरीके से कहे जा सकते हैं, ना ही किसी दूसरे समुदाय के लिए कहे जा सकते हैं, क्रिश्चियन और इस्लामिकों के लिए। लेकिन इतना निश्चित है कि वो हिंदुओं के लिए तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के लिए एक अलग सरना धर्म की घोषणा की थी और कहा था कि जो जनगणना भी हो उसमें एक धर्म का प्राविधान होना चाहिए, सरना धर्म, और उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए उनके मन में क्या भावना है। और कोई बड़ी बात नहीं कि उनके इस प्लान में कांग्रेस भी शामिल हो, क्योंकि कांग्रेस अगर गठबंधन में है और प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत कमजोर है, रबड़ी देवी टाइप का है, तो उनको बहुत फायदा होगा कांग्रेस को। तो कांग्रेस भी इस बात का समर्थन करेगी। इंतजार करिए झारखंड की रबड़ी का, कब रबड़ी शपथ लेती हैं और वो इस तरह की दूसरी रबड़ी होगी हिंदुस्तान की। दिल्ली में भी इस तरह का सोचा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगी, और कुछ ऐसा लगा कि हवा उल्टी बह रही है, तो उन्होंने इस इरादे को त्याग दिया और फिर हुआ कि हम जेल से शासन चलाएंगे। तो केजरीवाल भी ऐसा सोच चुके, लालू यादव के बाद हेमंत सोरेन करने वाले दूसरे होंगे और हो सकता है फिर केजरीवाल तीसरे हों, कोई चौथा आ जाएगा, कोई आ जाएगा। इस तरह से ये जो राजनीतिक उद्योग और राजनीतिक उत्तराधिकार की कहानी चलती रहेगी। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।